Okay, now we'll see the exercise problems of chapter 29 of S.C. Verma part 2, electric field and potential. Electrostatics 1 we can call it. Now let's see. Find the dimensional formula of epsilon naught, that's permittivity of vacuum. We know Coulomb's force between the charges is given by this. एप्सिलॉन नॉट को इधर कर दिया, एफ को नीचे ले आए और Q1 Q2 को क्यू स्क्वायर लग दिया. 4 पाई की डायमेंशन नहीं होंगी, उसको छोड़ दिया ना. तो दिस इज व्हाट द फार्मूला नाउ फॉर एप्सिलॉन नॉट. पुट द वैल्यू क्यू स्क्वायर कितना होता है. क्यू इज इक्वल टू आई टी. करंट का ए होता है जो उसका यूनिट का सिंबल है, वही डायमेंशन होता है एज पर द एनसीईआरटी बुक. ठीक है. एंड टाइम का टी एंड नीचे फोर्स का डायमेंशन पुट कर दिया, डिस्टेंस स्क्वायर का डायमेंशन पुट कर दिया. तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर योर परमिटिविटी, राइट. तो नेक्स्ट वन इज charge of 1 coulomb is placed at the top of your college building and another equal charge is at the top of your house. Take the separation between the two charges to be 2 kilometer. Find the force between the charges and how many times it is how many times of your weight it is this force. So again Coulomb's law, kq1 by kq1 q2 by r square. चार्जेस दिए हैं 1, डिस्टेंस 2 किलोमीटर है ना, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. राइटिंग फार्मूला, पुटिंग द वैल्यूज, इट कम्स 2250 न्यूटन. इफ सपोज माय वेट इज से 16 kg f, तो g से मल्टीप्लाई किया 600 न्यूटन, डिवाइड करके देखा तो इट इज़ नियरली 3.6 टाइम्स लार्जर. तो इट मीन्स 1 कूलम चार्ज इज वेरी बिग चार्ज है ना. बीइंग एट द 2 किलोमीटर अवे, दे आर अप्लाइंग द फोर्स इक्वल टू द 3.6 टाइम्स ऑफ माई वेट. ह्यूज अर्थ इज एबल टू अप्लाई दिस मच है ना, दिस मच फोर्स ऑन टू माई बॉडी, बट 2.1 कूलम चार्जेस बीइंग सच ए लार्ज डिस्टेंस आर अप्लाइंग much larger force. Okay. Question number 3. At what separation should the two charges 1 coulomb each be placed so that the force between them equals to the weight of the 50 kg person? Again that electric force will equate with the 50 kgf, that is 500 Newton. Equate किया इसको, तो ये भी वेरी बिग डिस्टेंस 4.3 किलोमीटर आ रहा है ना. Okay, no problem. Direct formula just to have the idea how large the 1 coulomb force will produce. तो next question देखते हैं. Two equal charges are placed at the separation of 1 meter. What should be the magnitude of charges so that the force between them equals the weight of the. This is over. Next one. Find the electric force between two protons separated by the distance 1 Fermi, which is equal to 10 raised to power minus 15 meter. The protons in the nucleus remains at this separation. Approximate this separation in there. So we'll find out the again Coulomb's law, putting the values of protons, charges and distance. It is very big, 23 Newton. 230 Newton है ना. Okay, next one is important question. 2 point charges this much and this much are placed at the separation of 10 centimeter. Where should the third charge be placed so that it experiences net force? No net force. No net force. It means both the charges will apply equal and opposite force on that चार्ज प्लेस. थर्ड चार्ज को सपोज हमने Q0 ले लिया, बीच में x डिस्टेंस पे रखा Q1 से, तो Q2 से जो है 10 माइनस एक्स हो जाएगा, बिकॉज टोटल डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर. तो कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, वो सेंटीमीटर में ही रहने दो उसको, आंसर सेंटीमीटर में आएगा. तो F1 इज इक्वल टू F2 से स्टार्ट किया, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा. अब इसको हमने स्क्वायर रूट ले लिया ना, यहाँ पर आगे देखो टेक स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आएगा
एंड उसके बाद सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो 5.9 सेंटीमीटर फ्रॉम द लार्जर चार्ज। लार्जर चार्ज से डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा रहेगी, है ना। नेक्स्ट वन इज एनी डिफिकल्टी इन दिस? नो प्रॉब्लम आई थिंक, है ना, इट्स ओके। फोर्सेस जो हैं इक्वल एंड अपोजिट होता है तो इक्वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ऐसे आएगा एक्चुअली, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर F1 इज इक्वल टू F2। इस तरह से हम मोस्ट ऑफ द टाइम इक्वेट करके ही सॉल्व करेंगे। नेट फोर्स 0 है ना, F नेट इज इक्वल टू 0, बट एक लेफ्ट में एक राइट में, एक प्लस एक माइनस, इक्वल टू 0, फिर बाद में साइड चेंज की तो F1 इज इक्वल टू F2। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं हाइड करके देख रहा हूँ, उसको बड़ा दिखा रहा हूँ। जस्ट थिंक अबाउट द क्वेश्चन देन आई विल शो यू द आंसर। ओके, सपोज the second charge is in the previous question is negative now. Look at the position where the third charge will not experience a net force. तो थर्ड चार्ज को अभी बीच में रखेंगे, नहीं रख सकते बिकॉज निगेटिव है ना। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो जाए, एक साइड में ही फोर्स हो जाएगा सपोज, है ना, अगर हमने बीच में रखा उसको। पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, निगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो आउटसाइड पॉइंट विल कम, है ना। सपोज यहाँ पे रखा हमने थर्ड चार्ज को, तो ये पॉजिटिव वाला तो उसको रिपेल करेगा, निगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा, आउटसाइड भी होना चाहिए ना। फिर से F1 इज इक्वल टू F2 से स्टार्ट किया हमने, और एज यू नो जब डायरेक्शन लेते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लिया जाता है, ठीक है। डायरेक्शन लेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 एंड Q2 लिया जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे ध्यान से। तो यहाँ से डिस्टेंस जो है इतनी है, विच इज़ ये पॉइंट है, विच इज़ r प्लस एक्स, और इससे x लिया हमने, दिस इज टेकिंग द स्क्वायर रूट अगेन, ये आ जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये आंसर आएगा 34। छोटे चार्ज माइनस Q2 से -1 माइक्रो कूलम से इतना आएगा, और दूसरे वाले से ऐड कर देंगे 10, यहाँ से डिस्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, टू चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर अपार्ट, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ईच अदर। तो पॉइंट चार्जेस नहीं दिए ना, टू चार्ज पार्टिकल, इनकी वैल्यू नहीं दी है, तो मिनिमम कितना पॉसिबल है यूनिवर्स में? मिनिमम फंडामेंटल चार्जेस, चार्ज ऑन द प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, वो मिनिमम होता है, उससे कम नहीं होता है। तो वो चार्ज लेके सॉल्व कर लेंगे, है ना, दिस और दिस बोथ है ना। मिनिमम चार्जेस, चार्ज ऑन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, मिनिमम चार्ज is charge on इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, फंडामेंटल चार्जेस है। तो उससे फिर हमें कंडीशन मिल जाएगी, दिस इज द मिनिमम लिमिट, इससे कम नहीं हो सकता क्योंकि इससे छोटे चार्ज नहीं होते ना। नेक्स्ट वन इज दिस, लेट मी हाइड दिस, थोड़ा सा एक्सपोज करता हूँ मैं, देखो, लेट मी रीड द क्वेश्चन। Estimate the number of electrons in 100 gram of water. How much is the total negative charge on these electrons? तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? 100 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो पहले इसका मोलर मास निकाल के, और एक मोल में एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होते हैं, है ना, और एक तो वो में मिल जाएंगे मॉलिक्यूल्स, और एक मॉलिक्यूल में H2O में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हाइड्रोजन में 2, ऑक्सीजन में 8, तो 10 होंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स, एवोगाड्रोस नंबर इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच मॉलिक्यूल, तो मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। मोलर मास वाटर का 18 होता है, H2O का 18 होता है, 18 से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, ये एवोगाड्रोस नंबर है, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इतना कैलकुलेशन आ जाएगा।
और क्यू इज इक्वल टू एन से हम क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ चार्ज से हम लोग चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज निकाल लेंगे। तो ये तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है, मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा। गॉट इट। तो इसका सेकेंड पार्ट भी है, देखो। सपोज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 100 ग्राम वाटर आर लम्प्ड अप टुगेदर, है ना, दोनों को पूरे को ज्वाइन करके सिंगल चार्ज बना लिया टू फॉर्म द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, एंड ऑल द न्यूक्लियाई आर लम्प्ड अप टुगेदर to form a positively charged particle. If these particles are placed 10 centimeter apart, find the force of attraction between them. Compare it with your weight again. And force of attraction K Q1 Q2 by R charges हैं अपने पास, distance दिया है। Okay, तो again Coulomb's law से just we can find out. तो K Q1 Q2 दोनों इक्वल चार्जेस हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, इतना निकाला हमने ऊपर ये। तो Q1 इंटू Q2 स्क्वायर हो गया, डिस्टेंस 0.1, और ये 2.56 इंटू 10⁻29, और अपने वेट से डिवाइड कर दो, से 500 ले लो, चलो, है ना। तो 1 तो जस्ट समझ लो था 100 kg वाले का ले लो, कर फैट बॉय है कोई, कितना आएगा 2.56 इंटू 10⁻, क्वाइट हाई वैल्यू है ना, 23 टाइम्स। ह्यूज फोर्स बिटवीन देम, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।